तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इस सब्जेक्ट का यूनिट 3 के बारे में। अभी हमने यूनिट 1 एंड 2 को ऑलरेडी कर लिया था, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो अभी हम यूनिट 3 के ऊपर आ चुके हैं एंड 3rd यूनिट का नाम है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। यूनिट 3 के फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। यूनिट 3 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वैल्यू चेन एनालिसिस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यू चेन एनालिसिस? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है और क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वैल्यू का मतलब क्या होता है। वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी काम में, आपके प्रोसेस में जो भी चीज़ें क्या करती हैं, वैल्यू को ऐड करती हैं, तो वो हमारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। वही नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो कि हमारे काम में किसी भी तरीके का कोई वैल्यू ऐड नहीं करती और उल्टा हमको मे बी उनसे नुकसान भी हो सकता है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पूरे प्रोसेस में हमारे जो भी हम प्रोसीजर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों में कौन सी चीज़ों में हमारे वैल्यूज़ को कौन से हमारी चीज़ों में वैल्यूज़ ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू चेन, इसका मतलब देख लेते हैं। अब वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू चेन का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का दोस्तों क्या है, सबसे पहले तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है। माइकल पोर्टर इसके मतलब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था वैल्यू चेन एनालिसिस को, दैट ब्रेक्स डाउन अ कंपनीज ऑपरेशन इनटू सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें हम जो भी कंपनी के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जो भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग काम होते हैं कंपनी के अंदर, उन सभी को हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट करते हैं और उसके बाद में एनालाइज वेयर वैल्यू इज़ एडेड, कहाँ इस चीज़ को हम देखते हैं कि कहाँ हमारी वैल्यूज़ ऐड हो रहे हैं, एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज ईच स्टेप टू क्रिएट अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। और इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर हमारे वैल्यूज़ ऐड हो रहे हैं और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि हमको कम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कि मार्केट में हमको अलग हट करके बना रहा है। इसके आगे लिखा है कि इट इनकम पासिस ऑल स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस लाइफ साइकिल। यानी वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हम क्या, जो भी पूरा एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसका पूरा एनालाइज करते हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ का रॉ मटेरियल कहाँ से आया, देन उसका फाइनल कंजप्शन तक की सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस तक का हम सारी चीज़ों को एक्टिविटीज़ को लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। और ये हमारा पूरा एक तरीके का यहाँ पर एक फ्रेमवर्क है। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे वैल्यू चेन के बारे में पूछा जाए तो इस तरीके का आप फ्रेमवर्क ज़रूर बना करके आइएगा, जिसमें हमारा क्या है कि फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी कहाँ आती हैं, ग्रीन कलर से इस वजह से क्योंकि ये सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ये सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हैं। देन इसके बाद में हम इनबाउंड लॉजिस्टिक, यानी कि प्रोक्योर करना, जो भी सामान होता है उसको मंगाते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद में आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब कि हम इन्वेंट्री प्रोसेस को करके अपना आगे जो भी सामान होता है उसको जाते हैं, देन उसके बाद में उसका मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, ये तो होनी है। इसके अलावा ये सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हैं। तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडेड चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं। इसमें से हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो की कंपोनेंट्स ऑफ अ वैल्यू चेन, जिसमें हम देखते हैं कि किसमें कौन सा हमारा, जैसे सप्लायर्स हो गए, ठीक है, जिनसे हम अपना कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल को लेते हैं। देन इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ये सभी हम लोगों ने देखा ना, मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ें जो भी होती हैं ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो अभी ये डायग्राम आप लोगों ने देखा, ये क्या है, एक तरीके के सभी कंपोनेंट्स, दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को जरूर से बना करके आइएगा अगर क्वेश्चन आ जाता है वैल्यू चेन के ऊपर। तो
अब हम यहाँ पर बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें और कस्टमर कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, इसके बीच में रिलेशनशिप को एनालाइज करना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्या आता है कि जो हमारा, तो कभी भी आपसे अगर ये चीज़ पूछी जाती है कि इसके बीच में रिलेशनशिप बताओ, तो अब इनके रिलेशनशिप को किस तरीके से आप किस तरीके से बताओगे। तो इसमें सबसे पहला आपका जो रिलेशनशिप आता है दैट इज़ क्वालिटी एंड कॉस्ट का। देखो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है, यानी कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, आप जो COQ ये में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है ना। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दो तरीके की हो सकती है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी है एंड कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। गुड क्वालिटी में क्या होता है कि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे होते हो तो उसमें आप भी कॉस्ट पे करते हो, और अगर बैड क्वालिटी का आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो तो उसकी भी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा ये है कि आपको, अगर आप कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में किस तरीके से आप पेमेंट करते हो, जैसे कि आप क्या करते हो कि PDI, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शंस, क्वालिटी डिपार्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है। अपने इंटरनल चीज़ों को, ऑडिट्स को अच्छे से तरीके से बढ़ाते हो, अपने प्रोसेस को अच्छा इम्प्रूवमेंट करते हो, काइजन्स करवाते हो, ठीक है। और ज़्यादा क्वालिटी रिलेटेड सारी ऑडिट्स करवाते हो, क्वालिटी रिलेटेड यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी मंथ को सेलिब्रेट करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं, जिसके लिए आप कॉस्ट ऑफ गुड यानी कि गुड क्वालिटी की कॉस्ट पे करते हो। वहीं अगर मान लो कि अगर आपने इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मे बी इट माइट बी अफेक्टेड विद द बैड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होगा कि आपको पे करना पड़ेगा बैड क्वालिटी का कॉस्ट। जैसे कस्टमर डिससेटिस्फाई हो गया तो कस्टमर आपको प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, तो उसके लिए आप मतलब कि आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो ये होता है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का पूरा फंडामेंटल, जिसमें क्वालिटी एंड कॉस्ट की बात करते हैं। तो हाई क्वालिटी का अगर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो तो इसमें क्या होता है कि आपको मोर स्पेंडिंग ऑन बेटर मटेरियल्स, इससे क्या होता है कस्टमर हैप्पी होता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे अदर चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है, इस वजह से आपको कॉस्ट को पे करना होता है। वहीं लो कॉस्ट अगर आप सोचो कि आप चीप मटेरियल्स का यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल डिसअपॉइंटमेंट, यानी कस्टमर क्या हो सकता है, डिसअपॉइंटेड हो सकता है। तो ये डिफरेंस होता है, यानी कि कॉस्ट एंड क्वालिटी के थ्रू आप बता सकते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एक पहला तो ये हो गया। देन उसके बाद में प्राइसिंग की बात करें तो हाई प्राइस यानी कि हायर कॉस्ट, जब आप ज़्यादा कॉस्ट लगाते हो तो उससे क्या हो सकता है कि कस्टमर्स आपके अच्छे मतलब हैप्पी हो सकते हैं, ठीक है। हायर प्राइसिंग बट कस्टमर में भी जैसे यहाँ पर प्राइसिंग की बात करते हैं, जैसे मान लो कि प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसका प्राइस क्या रखा जाए। अगर आपने ज़्यादा प्राइस का उस प्रोडक्ट को रखा तो उससे क्या होगा कि वो प्राइस तो उसके ज़्यादा है, लेकिन कस्टमर्स में पे मोर फॉर रिसीव्ड वैल्यू, है ना। यानी कि उनको वो अगर ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हिसाब से उनको उतना वैल्यू मिलना भी चाहिए, ठीक है। बट अगर आपने अपनी कॉस्ट, जैसे मान लो कि आपने 5 रुपये का कोई पेन की लागत आई, आपने एक पेन को प्रोड्यूस किया, यानी एक प्रोडक्ट बनाया, एक पेन बनाया, तो अब इसकी कॉस्ट मान लो 5 रुपये है, ठीक है। आपने उसको क्या किया, 20 रुपये में बेच रहे हो जा करके, तो आप ज़्यादा का बेच रहे हो ना, तो 20 रुपये वाला उसमें क्या लगे, यानी कि उसका वैल्यू भी तो लगे कि हाँ 20 रुपये की उसकी कॉस्ट है। बट अगर 5 रुपये का बेकार सा पेन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको अगर आप 10 रुपये में नहीं बेच करके 20 रुपये में बेचोगे तो कस्टमर उस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। जैसे उसके बाद में कम्पिटिटिव प्राइस मतलब इसमें आप क्या करते हो कि लो कॉस्ट रखते हो, ठीक है। जैसे 5 रुपये का पेन प्रोड्यूस हुआ तो उसमें आप क्या करोगे, 10 रुपये का पेन रखोगे, तो उससे क्या होगा, कस्टमर्स जो होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर इफ़ क्वालिटी इज़ गुड, ठीक है। इससे क्या होगा कि भले ही आप 10 रुपये का उसका रखो लेकिन क्वालिटी आपकी दोनों में अच्छी होनी चाहिए।
तो ये चीज़ होती है। प्राइसिंग की बात करें, अगर लो कॉस्ट होगी तो उसमें आपको ज़्यादा वैल्यू, मतलब कम इसमें, मतलब अच्छी कॉस्ट के साथ। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आप हाई प्राइस रख रहे हो, अगर आप यहाँ पर हाई प्राइस रख रहे हो तो कस्टमर्स को आपको हाई वैल्यू एडेड चीज़ें भी देनी पड़ेंगी, हाई वैल्यू प्लस हाई क्वालिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लो प्राइस रख रहे हो, लो मतलब कम प्राइस रख रहे हो चीज़ों का, तो आपको केवल एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करोगे, तब पर भी आपका कस्टमर क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। अगर ज़्यादा प्राइस का प्रोडक्ट है आपका तो उसमें क्या ज़्यादा वैल्यू भी एडेड होनी चाहिए, हाई वैल्यू भी ऐड हो, हाई क्वालिटी भी ऐड हो, तब जाकर के कस्टमर सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर लो प्राइसिंग रख रहे हो तो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट से भी काम चल जाएगा, उससे भी कस्टमर क्या हो सकता है, सेटिस्फाई हो सकता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देन इसके बाद में प्राइसिंग का भी हमने देख लिया। आफ्टर सेल सर्विस की हम बात करें तो गुड सपोर्ट, अगर एक आप अच्छा सपोर्ट देते हो तो इससे कस्टमर को एक अच्छा, मतलब कि ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। वहीं अगर आप लिमिटेड सपोर्ट देते हो तो उसमें क्या हो सकता है कि पॉसिबली अपसेटिंग कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स उससे क्या हो सकते हैं, डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ये भी है। तो कस्टमर परसेप्शन की बात करें, यहाँ पर देखो बहुत सारी और चीज़ें भी लिखी हैं, बट अब यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि चलो आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ करो, ठीक है। क्वालिटी एंड कॉस्ट, प्राइसिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों की बात करें हम, तो यहाँ पर इन शॉर्ट इसका क्या मतलब हो कि कंपनीज नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस टू कीप बोथ देयर कॉस्ट इन चेक्स एंड देयर कस्टमर्स हैप्पी। तो आपको हमेशा इन चीज़ों के ऊपर फोकस ही करना है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, हमेशा ट्राई करना है कि आपकी जो प्राइसिंग हो वो कम से कम हो, ठीक है, और हमेशा ट्राई करना है कि आप एक अच्छा आफ्टर सेल सर्विस लोगों को दे सको, ठीक है। तो ये इसका पूरा एक वो होता है फंडामेंटल, मतलब पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। वेज टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब इसमें आपका क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कस्टमर की प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाओ, कम्पिटिटिव प्राइसिंग को, मतलब उस तरीके की चीज़ों को करो, इनहेंस कस्टमर सर्विस, ठीक है, इंश्योर टाइमली डिलीवरी, गैदर फीडबैक, वारंटीज़ वगैरह के ऊपर अच्छा फोकस करो। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर रिलेशनशिप, इंटरनल कस्टमर रिलेशनशिप, एक्सटर्नल कस्टमर रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पर हमारी दो चीज़ें हैं, ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि इंटरनल कस्टमर आपके कौन होते हैं और एक्सटर्नल कस्टमर कौन होते हैं, और उनके साथ में आप एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो जब भी हम इंटरनल कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो हम आपस में इंटर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो हमारे अंदर में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन क्वालिटी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, है ना, R&D डिपार्टमेंट, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं। और इनमें रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और टीम वर्क्स टुगेदर विद इन द सेम कंपनी, यानी एक सेम कंपनी के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट किस तरीके से टीम को परफॉर्म करते हैं। तो इट इंश्योर्स द स्मूथ ऑपरेशंस एंड इफ़िशियंसी, अगर जहाँ पर आपस में इनके अच्छे कनेक्शंस होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक अच्छा ऑपरेशंस एंड इफ़िशियंसी के साथ में लोग प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर एक्सटर्नल कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली बिजनेस एंड सेल्स डेवलपमेंट ज़्यादातर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके थ्रू हमको क्या करना होता है कि कस्टमर के अपने जितने भी आउटसाइड के कस्टमर्स हैं, ठीक है, कंपनी के बाहर के कस्टमर्स हैं, उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना होता है। तो इंटरेक्शन बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइड इंडिविजुअल्स और बिजनेस, आफ्टर सेल सर्विस रेपुटेशन एंड ग्रोथ, सेल्स विद कस्टमर सर्विस रिसॉल्विंग, यानी उनके इश्यूज़ को रिसॉल्व करना, एंड कस्टमर सप्लायर्स की डिलीवरी के ऊपर फोकस करना। तो ये सभी हमको बाहर जो हमारे बाहर के एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं उनके साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना है, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस वाले कस्टमर्स हों, चाहे वो हमारे सप्लायर्स हों, ठीक है। तो उन सब के साथ में हमको एक अच्छा सा रिलेशनशिप बना करके रखना है, अदरवाइज़ हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर
इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसमें की डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस मानते फोकस इंटरनल इज़ अबाउट टीम वर्क, एक्सटर्नल इज़ अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इंटरनल की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें टीम वर्क की बात करते हैं, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो टीम वर्क की बात करते हैं। वहीं एक्सटर्नल अगर चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है इंटरनल इनहेंसेस इफ़िशियंसी, एक्सटर्नल ड्राइव सेल्स एंड लॉयल्टी। वहीं मैनेजमेंट की बात करें तो इंटरनल नीड्स गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरनल रिलेशनशिप के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। वहीं एक्सटर्नल में भी अच्छे हेल्दी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, बट इसके साथ ही साथ कस्टमर के ऊपर फोकस्ड भी होना चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि स्ट्रैटेजीज़ टू मेंटेन गुड इंटरनल कस्टमर रिलेशनशिप। इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं कि अगर मान लो कि हमको अपने अलग अलग जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके सबके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, अपने कंपनी के अंदर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जिसमें टीम वर्क हो, जिसमें कंपनी का मतलब कि ओवरऑल कंपनी का एटमॉस्फेयर की हम बात करें कि कंपनी का हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कंपनी का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, है ना। तो वर्किंग कल्चर अच्छा होना चाहिए। उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अपनाएंगे? तो हम यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को यूज़ करेंगे, कोलैबोरेट एंड टीम वर्क के ऊपर फोकस करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, सपोर्टिव लीडरशिप, की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन सभी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना इंटरनल कस्टमर्स जो भी हमारे इंटरनल लोग हैं, यानी अपनी इंटरनल कंपनी के जितने भी लोग हैं उनके साथ में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर जब तक हम अपने में टीम वर्क नहीं करेंगे, जब तक हमारी कंपनी के अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो हेल्दी कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करके सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक मतलब दैट डजंट मेक्स एनी सेंस, है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आगे क्या बात करते हैं कि इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिव यूज़ ऑफ लीन टेक्निक्स। तो लीन टेक्निक्स के ऊपर हम बात करते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। अब देखो, जब भी हम लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले से बता के रखा है व्हाट इज़ लीन मैन्युफैक्चरिंग, आपको भी पता है। एंड व्हाट इज़ वेस्ट रिडक्शन, जो भी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वैल्यू को ऐड नहीं कर रही हैं हमारे प्रोसेस में, हमारे प्रोसीजर्स में, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो भी हमारी कंपनी में ऐसी चीज़ें हैं जो कि वैल्यूज़ को ऐड नहीं करती हैं, वही हमारे लिए क्या होता है, वेस्ट होता है। वेस्ट का मतलब सिंपली कूड़ा करकट नहीं होता है। वेस्ट का मतलब वो होता है जो कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मेजर द रिडक्शन इन वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट सच एज ओवर प्रोडक्शन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि टाइप्स ऑफ वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेस्ट में हमारे 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, जिसको आप टिम्वुड के नाम से बोलते हो। टिम्वुड यानी टिम्वुड में टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोटेक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, डिफेक्ट्स, ये सभी हमारे 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं। वहीं एक हमारा प्लस एडिशनल वेस्ट होता है, दैट इज़ लैक ऑफ ब्रेन स्टॉर्म, यानी कि जो आपके पास में टैलेंट है ना, जो आपके पास में टैलेंट है, जो आपके पास में जिसके थ्रू आप नई आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो, अगर वो आइडियाज़ को आप नहीं जनरेट कर रहे हो, या फिर आपके जो भी अंदर के जितने भी लोग हैं वो अगर उस तरीके के टैलेंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपना ब्रेन स्टॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का क्या है, वेस्ट है। सपोज़ दैट कि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए 10 अल्टरनेटिव हैं और एक 11वां बंदा बैठा, उसके पास में अलग कोई अपना यूनिक आइडिया है, तो वो अपना अगर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ वेस्ट है। किया जाए 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं जो कि हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ होते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से इन वेस्ट को टाइप को आइडेंटिफाई करना होता है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजन्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है, इन्वेंट्री और ऑप्टिमाइजेशन, ओवर प्रोसेसिंग को मिनिमाइज़ करो, इक्विपमेंट को मेंटेन करो, प्रॉपर मेंटेनेंस करो, अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करो, मॉनिटर KPIs, कोलैबोरेशन विथ सप्लायर्स, अपने सप्लायर्स के साथ में अच्छे रिलेशनशिप, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके हम इन वेस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन
दोस्तों कई बार पूछा भी जाता है, मतलब डिमिंग्स के 14 प्रिंसिपल के ऊपर बात होती है। आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में भी और क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर भी डिमिंग के 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ाई था, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लो, याद रख लो। इसमें 14 प्रिंसिपल बताए गए हैं डिमिंग्स के। ये 14 प्रिंसिपल जो होते हैं ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको देख लो, अच्छे से पढ़ लो। काइजन्स की बात करें तो आपको पता है कि काइजन्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जिसमें मसाकी इमई नाम के हमारे जापानीज़ मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, और ये इनके नाम से काइजन जो है ये एक जापानीज़ वर्ड है, जिसका जो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। काई मतलब चेंज फॉर बेटरमेंट, ठीक है, जन का मतलब होता है फॉर बेटरमेंट, तो चेंज फॉर बेटरमेंट और कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट इसका मतलब होता है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा कम से कम कॉस्ट के अंदर बहुत ही अच्छे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, और इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर हो सकता है, बट मैं शॉर्ट में आप इसको बता रहा हूँ। इसमें हमारे कुछ एक टाइप्स की बात करें तो गैम्बा काइजन, प्रोसेस काइजन, स्मॉल स्टेप काइजन, क्वालिटी काइजन, डेली काइजन, ये सभी हमारे टाइप्स होते हैं काइजन्स के। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। वैसे डिसएडवांटेज क्या ही पूछे जाएंगे आपसे, बट इसके एडवांटेज पूछे जा सकते हैं। तो ये देखो, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कॉस्ट सेविंग, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी। अब लीन जो ये वर्ड है ना, ये एक लीन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही मतलब हमारा टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से आया हुआ ये वर्ड है। लीन का मतलब क्या हो सकता है? एल स्टैंड्स फॉर लेस, LE एनालिसिस, इन्हेंस एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो लीन का मतलब ये कि इसमें हम JIT टेक्निक और भी बहुत सारे अलग टेक्निक्स के ऊपर बात करते हैं। ये सारी टेक्निक्स आप लोगों ने बार बार पढ़ी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं टाइम इसमें नहीं स्पेंड करूँगा, आप लोगों को पता है इन सभी के ऊपर। ये सभी लीन मैनेजमेंट के टूल्स हैं, जैसे 5S, कानबान सिस्टम, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, पोके ओके, है ना। देन यहाँ पर TPM, TQM, ये सारी चीज़ें जो भी आते हैं वो लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आते हैं। 6 सिग्मा, SPC, रूट कॉज एनालिसिस, क्वालिटी सर्कल, पोके ओके, है ना। यहाँ पर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट, बेंच मार्किंग, 5S, JIT, QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, 7 QC टूल, 5 Whys, है ना। देन क्वालिटी ऑडिट्स, कापा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। तो इस TPM, जुरांस, क्वालिटी टियोलॉजी, डिमिंग के PDCA साइकिल, ये सभी चीज़ें आपके उसमें रिलेटेड हैं, आप लोगों को पहले से पता है। कानबान सिस्टम क्या होता है? विजुअल सिस्टम होता है, यूजेज ऑफ कार्ड्स एंड बोर्ड्स टू शो टेक्स एंड द स्टेटस, है ना। अपने टीम्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए ये सभी चीज़ों का आप कानबान सिस्टम का यूज़ करते हो अपने स्टोर्स में और हर जगह पर। 5S के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो सेरी, सीटोन, सीसो, सिकोइत्सु, सित्सुके, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। दोस्तों आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है, इस वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी से हटा रहा हूँ, ठीक है। ERP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज एंड इंटीग्रेट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ देयर बिजनेस। ERP के अंदर हम क्या करते हैं कि अपने ऑपरेशंस के डिफरेंट ऑपरेशंस को क्या करते हैं, लगा करके रखते हैं, डेटा को लगा करके रखते हैं, देन उसके बाद में उससे प्रेडिक्ट करवाते हैं, यानी हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम प्रेडिक्शन लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक होता है दैट इंटीग्रेट्स एंड मैनेजेस ऑल कोर बिजनेस प्रोसेस इन वन सिस्टम, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS का यूज़ करते हैं, वैसे ही SAP सिस्टम, PP मॉड्यूल, MM मॉड्यूल, है ना। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें हम मॉड्यूल्स का यूज़ करके इसका ERP सिस्टम को अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो किसी भी कंपनी में ERP के जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? एक तो हमारा डेटा होता है, इंटरफेस होता है, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी के ऊपर हम बेसिकली बात करते हैं। इसके प्रोसेस की बात करें तो प्लानिंग, सिलेक्शन, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब कि गो लाइव विथ ERP सिस्टम एंड इवेल्युएशन, उसका इवेल्युएट करना कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। इसकी चैलेंजेस की बात करें तो इसमें कॉस्ट आती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, रेजिस्टेंस, इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी एंड अपग्रेड्स।
ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब आता ही है, नाम से ही क्लियर है। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि यूज़ ऑफ सस्टेनेबल एंड इन इको फ्रेंडली यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखते हुए ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करना जिससे कम से कम इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हो। तो इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कंप्लायंसेस विद रेपुटेशन, इन सब के लिए हमारे कुछ एक पर्पज़ होते हैं। वेस्ट को रिड्यूस करना, रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना, प्रोडक्ट की डिज़ाइन, रिन्यूएबल एनर्जी, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बेनिफिट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से हमारी यूनिट 3 ख़त्म होता है। यूनिट 4 के ऊपर हम बात करेंगे कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में, एंड देन यूनिट 5 को करके इसको हमारा क्लोज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस